Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to all of you in ITA revision session. बेटा इस सेशन का मकसद विद इन शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन आप लोगों के कंप्लीट रिवीजन करवाना है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे पास हमारी बुक में टोटल 10 चैप्टर्स अवेलेबल हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने प्लान कुछ इस तरह से बनाया है कि फर्स्ट डे मतलब आज हम लोग चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इसको डिस्कस करेंगे। और ये हमारे पास बेसिकली बिल्कुल अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स, क्या अकाउंटिंग में हम लोगों ने क्या कुछ रिकॉर्ड करना होता है कि व्हाट इज अकाउंटिंग, कुछ ऐसा है। और अगर मैं इन चैप्टर्स की बात करूं तो बेटा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकली ये सिर्फ हमारे बकिया 7 चैप्टर्स को ना सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब अगर ये 3 चैप्टर नहीं आते ना तो अगले 7 भी नहीं आते। लेकिन अगर मैं न्यूमेरिकली इसको देखूं तो शायद न्यूमेरिकली इसमें से कुछ भी ना पूछे, लेकिन थ्योरेटिकली इसमें से पूछने के लिए बहुत कुछ है उसके पास जो वो आपसे पूछ सकते हैं। बात वही आ जाती है कि अगर अकाउंटिंग के मैं पेपर्स की बात करूं तो आपके पास 40 MCQs हैं और एक आपके पास फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर ऐसे मौजूद हैं जो कहते हैं कि MCQs तो शायद मैं कर लूंगा, हालांकि उनकी बहुत बड़ी भूल होती है कि वो MCQs कर लेंगे। MCQs आपको अच्छा खासा टफ टाइम दे सकते हैं। और फाइनल अकाउंट सिर्फ एक डिप्रेशन में बच्चा होता है क्योंकि उन्होंने सुना होता है कि बहुत मुश्किल है, होते नहीं है और वहां पे टाइम नहीं बचता। बेटा टाइम आप लोगों ने मैनेज करना है, तो जितना हो सके आपको पता हो कि आपके पास 1 आवर 30 मिनट्स हैं और आपने इनको ही यूटिलाइज करना। क्लियर? तो आपके MCQs 1 घंटे में सॉल्व हो जाने चाहिए और आपके पास आधा घंटा कम अज कम आप लोगों के सिर्फ फाइनल अकाउंट के लिए होना चाहिए। तो फाइनल अकाउंट आपका हो जाएगा। आपकी इस मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने अपना रिवीजन सेशन ही कुछ ऐसा बनाया है कि मैंने आप लोगों के लिए 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन फाइनल अकाउंट के डिजाइन किए जो कि बहुत टफ क्वेश्चन, मतलब जहां पर मकसद आप लोगों को डिग्रेड करना बिल्कुल नहीं, यहां पर मकसद आपको न्यू एडजस्टमेंट्स और डिफिकल्ट एडजस्टमेंट समझाना है कि जब आप इन फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट्स को यहां पर सीख लेंगे ना तो आप लोग जब एग्जाम्स में बैठे होंगे ना तो आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं पेश आने वाली, आप इजीली सॉल्व करेंगे। मैं इस बात की भाई गारंटी नहीं देता यही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मैं इस बात की गारंटी जरूर देता हूँ इस जैसी एडजस्टमेंट्स में, और वहां पे बैठ के आप लोग सॉल्व कर सकेंगे। वहां पर फिर आप लोगों के लिए बहुत ईजी। आप लोगों का रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए कि जैसे आज मैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को कंप्लीट करने लगा तो आपकी तरफ से भी कंप्लीट, मतलब आपको पता हो आज के दिन में कि भाई मेरा चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुका है। मुझे इसमें से ईच एंड एवरीथिंग आता है, चाहे वो न्यूमेरिकली पूछे, कॉन्सेप्चुअल पूछे या थ्योरेटिकली कोई ना कोई बात बुक में से पूछ ले तो मुझे आता है और मैं इजीली कर लूं। और साथ में जब भी हमारे पास कोई नेक्स्ट प्लान हमारे पास होता है कि नेक्स्ट डे हमने क्या करना है, हमने उसको रिवाइज करते हैं। जैसे नेक्स्ट डे हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करना है फाइनल अकाउंट का, आप लोगों ने उसको अच्छे से देख कर आना है, अपनी तरफ से आपने उसको सॉल्व करना है और उसको आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे कि आपके ICAP के एग्जाम्स में खुदा ना खास्ता वो क्वेश्चन आ गया है और आपका जीना मरना है इस क्वेश्चन के ऊपर कि अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आप पास होने वाले हैं, अदरवाइज पास ही। मतलब डीमोटिवेट नहीं होना, उसकी मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करो कि मैं इसको क्या जाकर रिकॉर्ड करूं, मैं सेल्स क्या रिकॉर्ड करूं, नेट सेल्स कैसे, कॉस्ट ऑफ सेल को कैसे डिटरमिन करूं, मैं इसके एक्सपेंसेस कैसे, नॉन करंट एसेट कौन कौन से और कितनी अमाउंट से, आप लोग ये चीजें कैलकुलेट करने की कोशिश करें और देखें कि आप उस क्वेश्चन का कितने % पोर्शन सॉल्व कर सकते हैं। जब आप नेक्स्ट डे आके बैठेंगे ना और मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, हो सकता है वैल्यूज ठीक लेकिन मेथड में फर्क मिलेगा, तो आपने उस मेथड को फॉलो करना कि ICAP में बैठे हुए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था। गॉट इट? क्लियर है ये बात? तो इंशाल्लाह बेटा इस रिवीजन प्लान को हम लोग फॉलो करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट राउंड की तरफ, चैप्टर नंबर 1, 2, 3। एग्जाम फोल्डर ये नोट्स आप लोगों के साथ शेयर हो चुके हैं और नहीं हुए तो दोबारा से हो जाएंगे।
और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस किए रहेंगे हम लोग इन रिवीजन सेशंस के दौरान। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, ये आप लोगों की आज की होम असाइनमेंट है, आपने इसको सॉल्व करना है। और ये बस इस बात से नहीं घबराना है कि इसमें एडजस्टमेंट्स कितनी, तो मैंने मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स के साथ डील किया है। 9, 10, 11, 12 जो भी हो, आप ऐसे समझ लें कि आप इतने ज्यादा पॉइंट्स मुझसे सीखने वाले हैं, तो बस उससे पहले एक मतलब खुद से देख लेना आपको कितनी आती है। वो आपने सिर्फ ये देख कर आना है। मैंने इनके सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर किए हुए हैं, लेकिन आपने सॉल्यूशन को बिल्कुल एंड पे देखना है, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन कि आप ठीक कर रहे हो या गलत, मतलब एंड पे बिल्कुल जब कर चुके हो, उससे पहले नहीं। आपने सॉल्यूशन को बिल्कुल एंड पे देखना, पहले अपनी तरफ से आप लोगों ने क्वेश्चन को, अगर आपने स्टार्ट में क्वेश्चन देख लिया कि इसका सॉल्यूशन क्या है, समझ लेना आप फेल हो गए, आप फाइनल अकाउंट नहीं सॉल्व करने वाले ICAP एग्जाम, क्योंकि वहां पर सॉल्यूशन नहीं गिवन होता जो मुझे ये बताए कि किस तरह से मैं इसको सॉल्व करूं। तो अपनी आदत बना लेना कि आपके पास ये सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है और आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने। तो ये बहुत हैवी और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों ने इनको जरूर देखना। हम लोग चलते हैं आज चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए गए, क्वांटिटी में कम हो सकते हैं, तो मेरे लिए क्वांटिटी मैटर नहीं करते, लेकिन क्वालिटी में कमाल की है, वो मेरे लिए मैटर करते। तो आप लोगों ने ये चीजें देखनी है कि कॉन्सेप्ट किस तरह से क्लियर हो। भाई मुझे पता है अगर मैंने एक चैप्टर पढ़ाना है बैड एंड डाउटफुल डेटा, मैं उसके 5 क्वेश्चन में पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ। मुझे नहीं जरूरत कि मैं आपसे 50 क्वेश्चन करूँ। जब 5 क्वेश्चन में पूरे हो चुके तो मैं आपका टाइम नेक्स्ट चैप्टर पे इन्वेस्ट करवाऊंगा, वो हो जाएगा, मैं आपका टाइम फाइनल अकाउंट पे इन्वेस्ट करवाऊंगा। तो मैं एक ही चैप्टर जो आपको आता होगा उसके ऊपर बार बार क्वेश्चनिंग नहीं करूंगा। और बेस्ट स्टडी मटेरियल आपके पास मौजूद है, आपकी अपनी बुक स्टडी टेक्स्ट। अगर मैं फर्स्ट 8 डिस्कशन है मेरी फर्स्ट 4 चैप्टर्स के ऊपर, फर्स्ट 4 चैप्टर्स में सबसे पहले फर्स्ट 3 चैप्टर्स, फर्स्ट 3 चैप्टर्स में सबसे पहले हमारे पास अकाउंटिंग फंडामेंटल चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 2 में बुक्स ऑफ प्राइमरी, चैप्टर नंबर 3 के अंदर लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंसेस वगैरह शामिल। अगर मैं इन चैप्टर्स की बात करूं तो बेटा आपकी स्टडी टेक्स्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। स्टडी टेक्स्ट के हर चैप्टर के सेल्फ टेस्ट ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आपने सॉल्व करने और हर हाल में करने। ये वो चैप्टर हैं जिनको अच्छे से रीड भी कर। आपके जितने भी थ्योरी के क्वेश्चन है बेटा किसी की असाइनमेंट से नहीं आते, ICAP की स्टडी टेक्स्ट से आते हैं। हाँ ये अलग बात है कि वो असाइनमेंट से स्टडी टेक्स्ट से बनी हुई होती है जो कि आप लोग नहीं पढ़ते, तो आपको लगता है जैसे क्वेश्चन असाइनमेंट। तो बेसिकली ICAP ने हमेशा अपनी स्टडी टेक्स्ट को फॉलो करना है। तो अगर आप इसको अच्छे से गो थ्रू करेंगे ना, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आपने एट अ ग्लांस हर चैप्टर के स्टार्ट में लिखा हुआ है, इसको बहुत अच्छे तरीके, इससे पहले आप लोग इसको इग्नोर करते रहे क्योंकि आपको पता नहीं होता। अब आप पूरा सिलेबस पढ़ चुके हो, आपने इनको जरूर पढ़ना और देखना है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या कुछ सीखने वाले हैं। आपके MCQs ICAP हमेशा वहां से उठाता है जहां उसे पता हो, स्टूडेंट इग्नोर करेगा, स्टूडेंट यहां से नहीं पढ़ेगा, स्टूडेंट को पता नहीं। तो आप लोगों ने ऐसी किसी बात को इग्नोर नहीं करना। तो बेटा आपने अपनी थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने भी हैं सारे के सारे यहां से हैं। उसके बाद जैसे ही आपका चैप्टर स्टार्ट होता है ईच एंड एवरीथिंग पढ़नी जरूर है, लेकिन रिटेन सब कुछ नहीं कर। रिटेंशन के लिए ना आपके पास सिर्फ कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए कि वो आपको क्या कह रहे हैं। जैसा कि स्टार्ट में उसने आपको बता दिया कि हमारे पास बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में डिफरेंस। तो याद करने वाली बात क्या है, बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं बुक्स ऑफ एन एंटिटी। ये बात बहुत जरूरी है और यही बुक कीपिंग है। और अगर अकाउंटिंग को देखें इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, तो बेटा अकाउंटिंग में सबसे पहला स्टेप भी बुक कीपिंग है। ओके, उसके बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो मतलब पहले आप लोगों ने वही रिकॉर्डिंग ही करनी है, लेकिन अब क्या है
उन रिकॉर्डिंग्स जो आप लोगों ने की ट्रांजैक्शन की, उनकी क्लासिफिकेशन, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, एसेट्स हैं तो कौन सी हैं, लाइबिलिटीज हैं तो कौन सी हैं, इनकम है, एक्सपेंसेस हैं तो कौन से हैं, ये सारी चीजें जी आप लोगों ने देखनी है। उनको समराइज करना है, इंफॉर्मेशन को समराइज किस तरह से करेंगे आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सिचुएशन में, तो आपकी सारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन समराइज हो जाती है आपके ट्रायल बैलेंस में, और उस ट्रायल बैलेंस से बन जाते हैं आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि एंड रिजल्ट्स हैं आपके बिजनेस के। तो इस सारे प्रोसेस को हम लोग अकाउंटिंग करें। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए, नेचर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। और उसके बाद आ जाता है देयर आर टू काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग। कौन कौन सी? फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। और हम लोग यहाँ पर बेसिकली जो फोकस दे रहे होते हैं ना, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में तो अकाउंटिंग पर होता है, लेकिन जब कैश में जाते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग हो जाती है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग हो जाती है। आपकी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपका चैप्टर नंबर 8 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, या आप लोगों की मैनेजरियल अकाउंटिंग है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है। उसके अलावा बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रह हैं। नेक्स्ट देखें, कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब। अब आपको ये पर्पसेस पता होने चाहिए, ये वो बातें हैं जो उसने एमसीक्यूज में जाके पूछनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जब तक यहाँ से पढ़ी ना हो तो सारी बात ही उसकी हमें ठीक लग रही होती, तो बाद में स्टूडेंट कहती हैं सर उसकी तो सारी बातें मुझे ठीक लग रही थी, भाई पढ़ा होता तो सारी बातें ठीक नहीं। अब देखें क्या कहता है, मेंटेनिंग अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड अदर आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर। ये क्या चीज थी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के बारे में आपको बता रहा है कि इसके पर्पसेस क्या हैं। तो इसने क्या करना होता है, एक अकाउंटिंग सिस्टम को मेंटेन करना होता है जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड अदर फाइनेंशियल नेचर, फिर रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट और लॉस फॉर एन एंटिटी। तो इसका तो हमें वैसे ही पता चल जाता है। क्लियर है ये बात? तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आप लोगों ने करनी। अकाउंटिंग साइकिल की बात करते हैं तो हर सबसे पहले हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं, उससे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बनती हैं, और हम लोग इसे जर्नल एंट्रीज भी बनाया करते हैं, और उनकी मदद से हम लोग बनाते हैं लेजर। लेजर की क्लोजिंग से बनता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से हम लोग बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये कहलाता रहता है अकाउंटिंग साइकिल। तो जब आपसे अकाउंटिंग साइकिल पूछे तो आपने जर्नल एंट्रीज नहीं लिखना, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज। क्लियर? फिर बेटा यहाँ पर आता है और बिजनेस ट्रांजैक्शंस की नेचर्स वगैरह के बारे में बताते हैं कि हमारे पास ट्रांजैक्शन क्या होती है। तो ये एक अच्छी डेफिनेशन है, is an action or activity involving two parties or things that reciprocally affect or influence each other। तो इसका क्या मतलब है, reciprocally affect or influence each other। तो भाई अगर मैं बिजनेसमैन हूं और मैं अपने कस्टमर्स को सेल कर रहा हूं, तो बिजनेसमैन और कस्टमर दो डिफरेंट पार्टीज आ गई। मैं सेल कर रहा हूं तो मेरा कस्टमर रेसिप्रोकल इंपैक्ट आ गया है। क्लियर? इन्फ्लुएंस, अब जैसे ही गुड्स मैंने उसको दे दी तो मैं उससे डिमांड कर सकता हूं कि मुझे इन गुड्स के अगेंस्ट कंसीडरेशन चाहिए, इससे पहले मैं नहीं डिमांड कर सकता था। गॉट इट? तो ऐसी ट्रांजैक्शन, मतलब आप लोगों ने फाइनेंशियल नेचर को देखना है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन हमेशा फाइनेंशियल नेचर के साथ होती है। विदाउट फाइनेंशियल नेचर मतलब मॉनिटरी टर्म कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होती। जिस तरह से ब्रेकिंग न्यूज बना दी जाती है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की अपने भाई नवाज शरीफ से मुलाकात, और ब्रेकिंग न्यूज कर देते हैं। भाई क्या भाई भाई से नहीं मिलते? अगर मिल भी लिया है तो कौन सा गुनाह कर लिया है, तो मिलने दो। तो ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। क्लियर? लेकिन अगर यहाँ पे बात आ जाए कि उसने पाकिस्तान के खजाने में से 100 बिलियन तोहफे के तौर पर दे दिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो। डन? अच्छा, अब बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इंटरेक्शन बिटवीन अ बिजनेस एंड कस्टमर। तो बेटा ये डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में उसने आपको बताया है जहां से एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये आपको चैप्टर्स में से चैप्टर नंबर 1 to 3 में बेटा ऐसा सच ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ढूंढने पे आए तो बहुत कुछ है। तो आपकी बुक्स में से ही आपको सब कुछ मिलेगा।
अब आप लोगों ने ना ट्रांजैक्शंस की टाइप्स को याद रखना है। इसमें सबसे पहले आ जाती है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। तो भाई आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि सिंपल ट्रांजैक्शन क्या होती है और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन क्या होती है। तो देखिए हमारे पास सिंपल ट्रांजैक्शन कौन सी है? ट्रांजैक्शन कैन बी वेरी सिंपल लाइक बाइंग एंड सेलिंग आइटम ऑन कैश बेसिस या ऑन क्रेडिट, कुछ भी। भाई ये एक सिंपल सी ट्रांजैक्शन हमारे पास बन जाती है कि अगर हम लोग सेल कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। परचेजेस कर रहे हैं तो परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, सिंपल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नेचर की है तो वो कैसे? ट्रांजैक्शन में आल्सो बी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग लॉन्ग टाइम and various parties. For example, selling an item through agent involving series of installment payments including interest. क्या अगर आप लोग कोई चीज सेल कर रहे हो लेकिन एक तो वो पार्टी किसी पार्टी के थ्रू एजेंट इन्वॉल्व हुआ तो आप लोग उसको कमीशन भी दोगे, साथ में जो चीज आप सेल कर रहे हो वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, उसके प्रिंसिपल की अमाउंट को अलग से रिकॉर्ड करोगे, उसके ऊपर आने वाले इंटरेस्ट को अलग से रिकॉर्ड करोगे। तो ये एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन आपके लिए बन जाती है। फिर हमें कहा गया वन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड ऑनगोइंग, ऐसी ट्रांजैक्शन जो बस एक मरतबा हुई। वन ऑफ ट्रांजैक्शन फिक्स एसेट का परचेज करना, बस एक मतलब प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर लिया और ये वन ऑफ ट्रांजैक्शन है। ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन उस फैक्ट्री का रेंट पर मंथ पे करना है, रेगुलर इंटरवल पर पे करना है, ये मेरे पास ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन। कैसी ट्रांजैक्शन है जो अपने आप को रिपीट कर रही हो? बेटा बेसिकली प्लांट एंड मशीनरी परचेज करना भी अपने आप को रिपीट करता है लेकिन रेगुलर इंटरवल पर नहीं, पता नहीं कब मैं दोबारा। अगर बिजनेस को इनहांस किया, एक्सपेंड किया तो तब मैं सोचूंगा कि प्लांट एंड मशीनरी दोबारा ले लूं, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है ना, लेकिन रेंट देना जरूरी है तो वो ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन। इसे कैपिटल ट्रांजैक्शन एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। भाई ऐसी ट्रांजैक्शन, अब देखें यहाँ पे सिर्फ ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं। कहता है आइटम ऑफ लॉन्ग नेचर such as property, plant and equipment used to carry out the operating activities of the business are called capital item. पर नॉन करंट एसेट को अगर आप लोग परचेज करते हो तो कैपिटल आइटम, और अगर आप लोग आइटम ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर particularly items that are used or occur in the normal cycle of business operations are called, मतलब बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना फॉर द पीरियड वो रेवेन्यू नेचर है। लेकिन अगर बिजनेस कोई फिक्स एसेट्स के ऊपर खर्च करता है तो वो, अब मेरी बात सुने बेटा, मैंने व्हीकल परचेज की उस पर भी तो मैंने कॉस्ट इनकर की, कैश का आउटफ्लो हुआ, एक्सपेंस। लेकिन अगर मैंने उस व्हीकल को रन करने के लिए उसमें पेट्रोल डलवाया तब भी तो मैंने कैश का आउटफ्लो हुआ, एक्सपेंस। एक्सपेंस की दो टाइप्स हैं कि अगर कोई एक्सपेंस ऐसा है जो कंज्यूम हो जाता है तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, भाई पेट्रोल डलवाया 10-12 किलोमीटर गाड़ी चली उसके बाद पेट्रोल खत्म, दोबारा डलवाओ तो रेवेन्यू। लेकिन गाड़ी आज अगर परचेज की 3 साल 4 साल 5 साल चलती रहेगी, लेकिन कोई ऐसा एक्सपेंस है, अब देखिए दोनों ही एक्सपेंस थे, दोनों ही कैश के आउटफ्लो थे, लेकिन ऐसा कैश का आउटफ्लो, ऐसा एक्सपेंस जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट थे वो रेवेन्यू नेचर, और जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट थे वो कैपिटल है, दोनों ही एक्सपेंस। क्लियर? लेकिन कैपिटल एक्सपेंस को जाके रिकॉर्ड किया जाता है एज नॉन करंट एसेट्स और रेवेन्यू एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है एज एक्सपेंसेस इन प्रॉफिट एंड लॉस। ये बात क्लियर? जी। इंजन का रिपेयर करवाना और इंजन का चेंज करवाना, रिपेयर करवाना रेवेन्यू नेचर है और चेंज करना कैपिटल नेचर। जी। अब देखें एक्सपेंडिचर की बात, हालांकि इनको ना अलग करने की जरूरत नहीं थी। कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर मेड टू एक्वायर और इंप्रूव लॉन्ग टर्म एसेट। बेटा ये इंजन का चेंज करवाना बेसिकली इंप्रूवमेंट है, और बिल्कुल न्यू गाड़ी परचेज कर लेना विद इंजन ये एक्विजिशन है, एक्वायर करना, परचेज करना। दैट आर यूज्ड बाय बिजनेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर ऑन, तो आइडेंटिफाई कर लेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा नेक्स्ट आके कहता है रिसीट, कैपिटल रिसीट्स
एंड रेवेन्यू रिसीट। अब भाई इससे क्या मुराद, बेटा रिसीट से मुराद है कैश का इनफ्लो, क्या आप रिसीव करो, आप अमाउंट रिसीव कर रहे हो। अब देखें कैपिटल रिसीट्स आर रिसीट्स ऑफ सच एज मनी फ्रॉम बैंक लोन, मैंने बैंक से लोन ले लिया। कैपिटल रिसीट से मुराद या कैपिटल एक्सपेंडिचर से मुराद बीइंग द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन से मुराद बीइंग द पार्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। ओके, जितनी भी रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है, रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनती है, चाहे वो एक्सपेंसेस हैं चाहे वो इनकम है। लेकिन जितनी भी कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन हमारे पास मौजूद होती हैं वो हमारी बैलेंस शीट का पार्ट बनती है। क्लियर? अब क्या हुआ, मैंने बैंक से लोन लिया तो मेरे पास पैसा आए। अब देखें मैं इसको एक्सपेंडिचर नहीं कह सकता, ये रिसिप्ट है मेरे पास, गॉट इट। लेकिन कौन से वाली, लोन लेना कहां पे जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज का लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। बैंक से जब भी लोन लिया जाता है ना, मोस्टली ये कोई 2, 4, 5 महीने की गेम नहीं होती, वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 3 साल 4 साल 5 साल के लिए। तो हम उन्हें क्या कह देंगे, कैपिटल रिसीव्स। और न्यू मनी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस, मतलब कैपिटल का इंट्रोड्यूस करवा देना, which is called capital. Revenue income is income arising from operation, मतलब sale of goods। पैसे आते हैं क्या, बैलेंस शीट में जाते हैं, कहां जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये मेरे पास रेवेन्यू। क्लियर? तो इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है हमारे पास कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कोई ट्रांजैक्शन है तो ये रेवेन्यू नेचर में आती है, और अगर बैलेंस शीट में इसका इंपैक्ट जाता है तो ये कैपिटल। गॉट इट? ये एग्जांपल्स वगैरह ये आप लोगों ने अच्छे से देख ली है बेटी। दोनों रेवेन्यू है, कैरेज इनवर्ड भी और कैरेज आउटवर्ड भी, इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो बैलेंस शीट में नहीं आता बेटा, दोनों ही नहीं आते, दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। हाँ, फर्क ये है कि जो कैरेज इनवर्ड है वो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनता है, मतलब ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनता है, और जो कैरेज आउटवर्ड है ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट बनता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनता है। हमारे पास ये जो इनकम स्टेटमेंट होती है ना, इसे टोटल हम लोग कहते रहते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ना, मैंने पहले भी रोका था ये, क्योंकि दोनों में से एक ही बिजनेस पे एट अ टाइम प्रॉफिट और लॉस एक ही दम नहीं हो रहा हो, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अच्छा, अब इसमें दो पार्ट होते हैं, सेल्स से लेकर ग्रॉस प्रॉफिट तक का पोर्शन ट्रेडिंग अकाउंट है, तो कैरेज इनवर्ड कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनता है तो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनता है, और कैरेज आउटवर्ड ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट तक का जो पोर्शन होता है ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कहलाता है। क्लियर? क्लियर? अच्छा जी, सब बैंक लोन का इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। यस, बैंक लोन तो लिया, ये कैपिटल ट्रांजैक्शन थी, लोन का लेना, उसका इंटरेस्ट पे करना, ये रेवेन्यू नेचर है, और ऑन गोइंग, क्या मुझे हर साल इंटरेस्ट पे करना। ओके जी बेटा। इसके बाद बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह के बारे में बात कर रही हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपको अच्छे से पता है, द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मुराद ये होता है कि आपने अपने बिजनेस को उसके ऑनरशिप से सेपरेट रखना है। ऑनरशिप की ट्रांजैक्शन और बिजनेस की ट्रांजैक्शन दोनों डिफरेंट है। मतलब अगर हम लोग कहें बिजनेस का रेंट पे करना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अब हम लोग बिजनेस का एक्सपेंस लेंगे, लेकिन बिजनेस ने रेंट पे किया ऑनर्स हाउस का, तो ये हम लोग अपने पास एक्सपेंस रिकॉर्ड
नहीं करेंगे, क्योंकि बिजनेस ओनर का एक्सपेंस वो रिकॉर्ड करे, बिजनेस ने उसको ड्राइंग्स रिकॉर्ड करना है। क्लियर? तो ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट इसके ऊपर अप्लाई होता रहता है। फाइनेंशियल reports are constructed as if the business entity is separate from its owner. In other words, the business entity and its owners are differentiated. This concept has legal substance in case of companies. Company by law is a legal person separate from its, जिन्हें क्या कहा जाए, कंपनी के ऑनर को क्या कहा जाता है, however the concept is also applied to sole trader and partnership in accounting. All clear? ये बाकी ये एग्जांपल्स वगैरह आप लोगों ने खुद देख लेनी है। अकाउंटिंग पीरियड 12 months of the time duration of business operations is called accounting period. इसको फाइनेंशियल ईयर भी कहा जाता है, इसको रिपोर्टिंग ईयर भी कहा जाता है। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेट्स टू गिवन पीरियड ऑफ टाइम नोन एज फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड। तो ये 12 मंथ्स टाइम ऑपरेशन होते हैं। ये बात क्लियर है बेटा? जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं किसी भी बिजनेस की, तो फॉर 12 मंथ्स होती हैं, पूरे एक साल के लिए होती हैं। वो 12 मंथ्स कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, जिस दिन बिजनेस की डेट ऑफ बर्थ है अगले साल उससे एक दिन पहले उसके 12 महीने पूरे होते हैं, और इस टाइम की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर दो। ये मैंडेटरी है। हाँ, अगर तुम चाहो तो क्वार्टरली बेसिस पे भी बना सकते हो, तुम सेमी एनुअल बेसिस पे भी बना सकते हो, मैंडेटरी नहीं। लेकिन अकाउंटिंग क्या कहती है, एक साल के जरूर बनानी है, तुम 2 साल की इकट्ठी नहीं बना सकते, इसके लिए अलाउ नहीं है। क्या आपने एक साल नहीं बनाई, अगले साल 2 साल की इकट्ठी, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, और एक अकाउंटिंग पीरियड से मुराद 1 साल है। ये बात क्लियर है सब बच्चों को? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बेटा इसमें हमारे पास 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट शामिल हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल। ये फर्स्ट वाली 2 स्टेटमेंट्स आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट वाली 2 स्टेटमेंट्स और कुछ वाली लास्ट वाली FR1 का पार्ट है, और बाकी कुछ के अलावा बाकी सारी FR2 का पार्ट है। ओके, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में आपको बता रहे, तो आपको पता है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या कुछ आता रहता है। उसमें एसेट्स, लायबिलिटीज, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें भाई, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लास में जो मर्जी आप लोगों ने पढ़े, लेकिन अगर अब एग्जाम्स में पूछे तो आपने इस तरह से लिखा। अब यहाँ पर देखें तो कहते हैं द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में? क्या? एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। अब कहीं पर भी उसने ड्राइंग्स का नहीं बोला, क्यों? क्योंकि इक्विटी का पार्ट बन जाता है। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के कितने एलिमेंट्स हैं, तो 3। कौन कौन से हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। क्लियर? और अगर these 3 elements from an accounting equation, और इससे एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है जिसे हम लोग कहते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं इधर उधर, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज एंड इक्विटी। तो ऐसा हो सकता है कि आपको एसेट्स बता दे किसी भी बिजनेस के, उसकी लायबिलिटीज बता दे, कैपिटल छुपा ले, तो आप कैपिटल फाइंड करके दे सकते। तो कैपिटल बेसिकली नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड कैपिटल। नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड कैपिटल। क्या मतलब कि अगर मैं इसी इक्वेशन से चलूं तो क्या मैं लिख दूं कि मतलब इक्विटी या कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस, तो बेटा अगर अपने टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज माइनस कर दो तो उन्हें नेट एसेट्स कहा जाता है, और ये आपकी इक्विटी के बराबर होते हैं। गॉट इट? क्लियर है ये बात? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंसिस्ट ऑफ, अब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर कितने थे? तो टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स आपने 5 बोल दिए। क्लियर? चाहे क्लासेस में जो मर्जी पढ़ा, वो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता था।
लेकिन बाय रूल आपने 5 बताने, 3 बैलेंस शीट के और 2 कौन कौन से। अब बेसिकली जो आपकी सारी सेल्स होती हैं ये आपकी इनकम, और जहां पर मतलब कैश का इनफ्लो है इनकम है, जहां पे कैश का आउटफ्लो है। अब आप बिजली का बिल पे करें एक्सपेंस है, परचेजेस आपने पे किया ये भी एक्सपेंस है, लेकिन कहां पे क्लासिफाई होता है, कॉस्ट ऑफ सेल। तो देखो खुद नहीं कह दिया कॉस्ट, और कॉस्ट से मुराद एक्सपेंस। क्लियर। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे उसने एसिड्स को डिफाइन किया, करंट एसिड नॉन करंट एसिड, ये आप लोगों ने एज इट इज पढ़ लेनी है, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। मेरा फोकस है कि जो यहाँ पे ऐसी चीजें जिससे क्वेश्चन आ सकती हैं और आप लोग जिन चीजों को इग्नोर कर देते हैं आपको पता हो। और आज के दिन आप लोगों ने जाके अपने ये फर्स्ट 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने, इससे पहले ना इनको जस्ट रीडिंग चाहिए बस, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। आपकी असल गेम कल से स्टार्ट होनी है, जब आप फाइनल अकाउंट करेंगे तो फाइनल अकाउंट करते करते बेसिकली चैप्टर नंबर 4 से 10 तक रिवीजन चल रही होती है, सिर्फ एक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं हर चैप्टर को अलग अलग भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। राइट। अच्छा, ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स कैपिटल, इक्विटी इज द इन द of the entity after deducting, ये जो वर्ड रेजिडुअल है इसका क्या मतलब होता है, बचा हुआ। ओके, रिमेनिंग किससे, भाई आपके टोटल रेवेन्यू में से आपके एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो वो बेसिकली वो आपका प्रॉफिट बन जाता है। अभी मैंने आप लोगों से कहा था कि आपके नेट एसेट क्या कहलाते हैं, इक्विटी। भाई मेरे करंट एंड नॉन करंट एसेट्स हैं 100 और मुझ पर लायबिलिटीज हैं 70 की, मेरे पास क्या बाकी बच जाएगा, ये रेजिडुअल अमाउंट है मेरी 30 जो मेरे पास बच गया, यही इक्विटी है। गॉट इट। इन द एसेट्स एंड द एंटिटीज आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स, तो बेसिकली नेट एसेट्स की नहीं बात कर रहा जी, इक्विटी क्लेम्स और क्लेम्स अगेंस्ट वगैरह वगैरह वगैरह। बेटा अगर आपके पास किसी और का पैसा आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है ना, जैसे बैंक लोन आपने फाइनेंसिंग बैंक से करवा ली, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे और उसको अपनी इक्विटी का पार्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि वो आपने वापस करना है। क्लियर। लेकिन बिजनेस ओनर का पैसा नॉन करंट लायबिलिटी, बिजनेस की लायबिलिटी नहीं है कि वो उसको पैसे को वापस करें, और ना बिजनेस की लायबिलिटी नहीं है। अगर बिजनेस ओनर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में अपना पैसा तो कभी भी बिजनेस इसको अपनी लायबिलिटी कंसीडर नहीं करता, वो उसको इक्विटी का पार्ट नहीं। और इक्विटी के ऊपर कभी भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। बिजनेस ओनर को उसकी अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो बिजनेस को चाहिए 10 लाख रुपए, 6 लाख रुपए बिजनेस ओनर्स ने दिए, 4 लाख रुपया बैंक लोन आया, तो अब जब बिजनेस इसको ट्रीट करने लगेगा तो 6 लाख रुपए कैपिटल के तौर पे लिखेगा और 4 लाख रुपए नॉन करंट लायबिलिटीज के तौर पे, नॉन करंट लायबिलिटीज के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा और अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा। जबकि जिसने 6 लाख रुपया दिया है उसको कहेगा सब्र करो, जब तक के प्रॉफिट नहीं आ जाता तुम्हारा हिस्सा प्रॉफिट में है, तुम हलाल खाओ, ओके, तुम हराम की तरफ ना आओ, फ्रॉम इंटरेस्ट ना आओ। गॉट इट। कहते हैं इक्विटी क्लेम्स आर क्लेम्स अगेंस्ट द एंटिटी दैट डू नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ अ लायबिलिटी। एंटिटी हैज नो ऑब्लिगेशन टू पे or distribute its profit to its, but most of the profitable companies distribute it to gain the investors' confidence. Equity is often referred to as or in sole trader business. बेटा कंपनी है तो वो इसको कैपिटल नहीं कहते, वो इक्विटी कहते हैं, और अगर सोल ट्रेडर है या पार्टनरशिप है तो वो इसको इक्विटी नहीं कहते, वो इसको कैपिटल। राइट, बात एक ही है।
income and investing. Further capital increases the while expenses and drawings. ये MCQs है जो आपसे पूछ सकते हैं. Which of the following increases equity? Which of the following decreases equity? तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपिटल इंक्रीज होता है, और अगर आपको बिजनेस में किसी किस्म के कोई प्रॉफिट्स हो गए, इनकम, तो आपका कैपिटल इनकम, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट ने हमेशा इक्विटी का पार्ट बनता है, राइट? अगर आपके कोई एक्सपेंसेस हैं, अगर आपके एक्सपेंसेस हैं तो एक्सपेंसेस के अगेंस्ट आपकी इक्विटी कम होती है. देखिए, अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए तो आपको लॉस आ जाएगा. लॉस कहाँ जाता है? इक्विटी. अब बज़ाहिर हमें ये नजर आ रहा था मिस्टर उमर, यार एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनते रहते हैं, इसने कहां से इक्विटी को कम कर देना है? इनडायरेक्टली हमारे एक्सपेंसेस हमारे इक्विटी को कम कर रहे हो, क्योंकि जितने एक्सपेंसेस ज्यादा प्रॉफिट कम, और अगर प्रॉफिट कम जाके रखूंगा तो इक्विटी बेसिकली कम है. क्लियर? या वो एक्सपेंसेस ज्यादा मुझे लॉस में लेके जा सकते हैं तो मेरी इक्विटी कम. दूसरा, जितनी ज्यादा ड्राइंग्स करूंगा उससे भी हमारी इक्विटी. तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी. बच्चों से इस तरह पूछा जाए विच ऑफ द टू आर करेक्ट, और पूछ लें सपोज के इक्विटी डिक्रीज करने के बारे में, विच ऑफ द टू आर करेक्ट. बच्चे को ये पता है यार ड्राइंग होती है तो इक्विटी कम हो जाती है, एक्सपेंसिव पे कंफ्यूज हो जाते हैं सिर्फ ये सोचकर कि यार एक्सपेंसिव तो इनकम स्टेटमेंट में आते रहते हैं, उससे इक्विटी कैसे कम हो सकती है, उससे तो प्रॉफिट कम होता है, तो अल्टीमेटली इक्विटी कम होता है. गॉट इट? विच ऑफ द टू आर करेक्ट? टू इंक्रीज इक्विटी, तो एक तो ये बात समझ आ जाती है कि फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाओ तो क्या इक्विटी इंक्रीज है. लेकिन इनकम रॉ सेल्स, तो बेटा जितनी सेल्स ज्यादा होंगी उतना प्रॉफिट ज्यादा आएगा, उतनी इक्विटी आपकी बढ़ जाएगी. गॉट इट? देखें, इक्विटी के पोर्शन में ना तीन चीजें शामिल हैं. आपका ओपनिंग कैपिटल, राइट? दूसरा ड्राइंग, तीसरा प्रॉफिट्स. कैपिटल, ड्राइंग्स, प्रॉफिट. तो यार इन तीन चीजों ने जाके हिट करना है ना इक्विटी को. ये इंक्रीज करेंगे या कैपिटल सम्राट, मैं अगर फर्दर कैपिटल लेकर आ जाऊं इंक्रीज कर देगा, मैं ड्राइंग ज्यादा कर लूंगा डिक्रीज हो जाएंगे. जहां पे मैंने प्रॉफिट और लॉस लिखा, इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट होता है तो इंक्रीज मतलब इनकम, और अगर लॉस होता है एक्सपेंसेस ज्यादा है तो डिक्रीज. क्लियर? ये बाकी आप लोगों ने ये सॉल्व कर लेना है. इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. फिर इनकम्स वगैरह की बात कर रहे हैं, ये चीजें आप लोगों ने जरूर पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें. अच्छा, ये जो फॉर्मेट्स वगैरह हैं, देखो भाई फॉर्मेट्स के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरा भी जरूरत नहीं है. आपको फॉर्मेट्स बने बनाए मिल जाएंगे, तो आप लोगों ने इनके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करना कि ये क्या कुछ लिखा हुआ है, और आपने मूव कर जाना है नेक्स्ट. इसी तरह रिलेशनशिप आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दरमियान, जहां से एमसीक्यूज बना के दे सकते हैं. वह जैसे फर्स्ट फाइनेंशियल पोजीशन आपको क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन आपको क्या बताती है? हाँ जी, अच्छा अब हाँ जी, एसेट्स, लायबिलिटीज वगैरह 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 वगैरह. बेसिकली बिजनेस की पोजीशन एट दैट डे, बिजनेस की पोजीशन एट दैट डे, कि जिस दिन मैं फाइनेंशियल पोजीशन बना रहा हूं ना, उस दिन बिजनेस की क्या हालत है. क्लियर? और उस हालत को कौन मुझे बताएगा? नेट एसेट्स, और वही उसकी इक्विटी है. ओके, तो यहां पर देखें उन्होंने कहीं ये एसेट नहीं लिखा, उसने कहीं लायबिलिटी नहीं लिखा. कंफ्यूज करने के लिए बता सकते हैं. आपको लगेगा यार सारे तो ठीक थे, सारे तो हमें बैलेंस शीट बता रही होती है, लेकिन बुक में क्या लिखा हुआ था? कहता है कि इक्विटी ऑफ अ बिजनेस एट अ पॉइंट इन टाइम. इसका क्या मतलब होता है? भाई पूरे साल फाइनेंशियल पोजीशन कभी नहीं बताती बैलेंस शीट. बैलेंस शीट यह बताती है कि भाई 31 दिसंबर ईयर एंड, उस दिन बिजनेस के अकाउंट में कितना पैसा, उस दिन उसके एसेट्स की क्या वैल्यू है, उस दिन उसने कितने लोगों के पैसे देने हैं, उसने ये बताना होता है.
तो मतलब उस दिन बिजनेस की नेट एसेट नेट वर्थ कितनी वो बताना। गॉट इट। इसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड विद अ फिगर शोइंग और लॉस फॉर द पीरियड। ओके, तो बेटा ये जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है ये एज एट नहीं होती, ये वो बातें हैं जिसने आपके एमसीक्यू को ठीक करना है और जिसने आपके एमसीक्यू को गलत कर। शायद आपको ऐसा लगे कि यार फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा रहा है, पागल हो गए हैं। हालांकि ये वो बातें हैं जिन्होंने आपके एमसीक्यू को गलत करना होता है, जो आपके एक और अटेम्प्ट लगवा देते हैं तो आपकी वो अटेम्प्ट ना लगे। ये आपकी फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंट। क्लियर। तो आपने किसी भी बात के ऊपर रिस्क नहीं लेना, चाहे वो इजी है या डिफिकल्ट। आपने हर चीज पढ़ के जानी, हर चीज को देखकर जाना है कि ये बात इस तरह से। देन आपको डाउट ही ना हो कि भाई यार इसके ऊपर कोई सेकंड ओपिनियन है, कोई और आके आपसे बात करे ना, आप कहना यू आर रॉन्ग एंड आई एम राइट। तो आपको खुद में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैं पढ़ के आया हूं, मुझे पता है बुक में क्या लिखा हूं, तुम्हारी नजरों से नहीं गुजरा। क्लियर क्लियर। अच्छा, फिर प्रॉफिट्स बिलोंग टू द ऑफ द बिजनेस, इट इज देयर फॉर। क्यों? क्योंकि भाई उसने इन्वेस्टमेंट की तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया और उसके ऊपर जो रिटर्न आया तो वो उसी का हिस्सा बना, उसी को इक्विटी का हिस्सा बना। हम लोग कहते हैं कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट की थी 50,000 रुपए की और उस पर आपको प्रॉफिट मिला 10,000 रुपए का, तो हम लोग कहते हैं भाई नेक्स्ट ईयर के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपए है। जो अगला साल हम लोग शुरू करेंगे ना तो हम उसे कहेंगे हम तुम्हारा 50,000 नहीं इन्वेस्ट कर रहे, हम तुम्हारा 60,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसे दिया ही नहीं है कुछ। और अगर हम उसको कुछ दे देते तो ड्राइंग्स सपोज के 5,000 वो ले गया तो हम उसे कहते हैं कि भाई हम तुम्हारा 55,000 पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अगले साल पे। क्लियर। अकाउंटिंग टर्म्स तो रिकॉग्निशन कॉस्ट वगैरह, ग्रॉस अमाउंट। अच्छा, मुझसे ना अक्सर ये पूछा जाता है, मैसेजेस भी आते हैं सर ये ग्रॉस और नेट अमाउंट। बेटा ग्रॉस होती है इन टोटल, नेट आफ्टर डिडक्ट। क्लियर। अब ये ग्रॉस एंड नेट अमाउंट बहुत सी चीजों में आती है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये कॉमन है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब बिफोर डिडक्शंस ऑफ एक्सपेंसेस, जो प्रॉफिट है वो ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से एक्सपेंसेस डिडक्ट कर लें तो नेट प्रॉफिट बन जाता है। इसी तरह सेल्स और नेट सेल्स, सेल्स से मुराद इन टोटल फॉर द पीरियड आपकी कितनी सेल्स है, हमने कहा 10,000 रुपए की, लेकिन कहते हैं नेट सेल्स क्या है। क्या मतलब? भाई अगर कोई सेल्स रिटर्न है तो माइनस करो, कोई डिस्काउंट अलाउड है तो माइनस करो। तो अगर टोटल सेल्स में से मैं सेल्स रिटर्न डिस्काउंट अलाउड को माइनस कर दूं तो नेट सेल्स है। जो टोटल सेल्स है वो ग्रॉस और जो आफ्टर डिडक्शन आ रही है वो नेट। इसी तरह नेट परचेजेज, टोटल परचेजेज लेस डिस्काउंट रिसीव लेस परचेजेज रिटर्न। तो अगर कैरेज इनवर्ट है तो वो ऐड कर लें तो ये मेरे पास नेट परचेजेज आ जाती हैं। गॉट इट। तो ये टर्म्स आप लोगों को समझ आ जाएंगे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह इसमें ऐसा कुछ ऐसी पढ़ने वाली बात नहीं है, सिर्फ एक मरतबा इनको रीडिंग करनी है आप लोगों ने, इसके अलावा और कुछ नहीं है। गैप एंड IFRS हो सकता है कि इसमें से कोई एक चीज आप लोगों से पूछ ली जाए। तो बेटा गैप एंड IFRS ये हमारे पास जो है जर्नली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये हमारे पास होते हैं जिनको हम लोग ना फॉलो कर रहे होते हैं। और अगर हम लोग बात करें ना जर्नली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की इन पाकिस्तान, तो इसके लिए एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए दो चीजें हैं, एक हमारे IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह, दूसरा हमारा अपना कंपनी। जो स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं ना ये पूरी दुनिया के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन हर कंट्री ने भी ना अपने अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। हमें वो रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं हमारे कंपनी।
वैसे तो दोनों में सिमेट्री हो, कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं होता, दोनों एक जैसे चल रहे होते हैं, तो आप दोनों को एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन जहां पर इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ आ जाए तो हमेशा लोकल लॉज प्रिवेल कर जाते हैं, कंपनी लॉ प्रिवेल करेगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड नहीं। तो हम लोग कंपनी लॉ की बात माने। ओके, अच्छा जी। इंफॉर्मेशनल नीड्स वगैरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यहाँ पर ये मतलब किस किस के काम आ सकती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जस्ट एक रीडिंग चाहिए। उसके बाद डबल एंट्री बुक कीपिंग, मतलब जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड कैसे करना है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो उल्टी साइड डेबिट और सीधी साइड क्रेडिट है, ऐसा नहीं कर। अब आप लोग देखें तो आप लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े, कौन कौन से थे? एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस। अब सिर्फ इक्विटी को नजर दो पार्ट में डिवाइड कर, कैपिटल को अलग कर लो, ड्राइंग्स को अलग कर। क्या अगर बिजनेस ऑनर पैसा लेकर आता है तो कैपिटल, और बिजनेस से पैसे लेकर जाता है तो इसको सिर्फ अलग। अब आपने दो कैटेगरीज बनानी है। अब देखें, एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग। अब सिर्फ आपने इन तीन को याद रखना है, तो बाकी तीन याद हो जाएंगे। एसेट्स का उलट लायबिलिटीज, ओके। एक्सपेंसेस का उलट इनकम, ड्राइंग्स का उलट कैपिटल, ये दूसरी कैटेगरी में चलेगा। क्लियर? इनमें से भी एक ग्रुप याद रखना है कि अगर मैं बात करूं ना, एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग, इनमें इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट। जबकि दूसरे ग्रुप में चले जाएं तो उलट बोल देंगे कि अगर हम लोग बात करें इनकम की, हम लायबिलिटीज की बात करें और कैपिटल, इनमें इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट हो जाता है। अब इनकी नेचर की बात की जाती है, तो बेटा डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा नेचर के मुताबिक चलते रहते हैं। ये जो फर्स्ट ग्रुप है ना, ये डेबिट नेचर है, और जो सेकंड ग्रुप है ना, ये हमारे पास क्रेडिट। क्या मतलब? आपने नेचर के लिए ना सिर्फ इनका इंक्रीज देखना है। अगर मैं एक्सपेंसेस को इंक्रीज करूं तो कौन सी साइड पे लिखूंगा? तो ये डेबिट नेचर है। अब हालांकि अगर आप लोग कैपिटल को देखें तो क्या कैपिटल को इंक्रीज करो तो कहां पे लिखूंगा? तो क्रेडिट नेचर है। क्लियर है ये बात? तो आपने सिर्फ इसके इंक्रीज पर देखना है कि अगर मैं इनको इंक्रीज करूं तो कौन सी साइड पे जाएंगे, तो इंक्रीज करने पर जिस साइड पर जाती हैं वो इनके नेचर। क्लियर है ये बात? अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों ने ये एग्जांपल सॉल्व कर लेनी है, और आप जिस लेवल पे आप बैठे हुए हैं ना, तो आपके लिए ये एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व करना कोई मसले वाली बात नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने के इंपॉर्टेंट इनके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपने इनके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर जाना। क्लियर? हाँ जी। अब यहाँ पर देखें, मुझे जरा ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अकाउंटिंग फंडामेंट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, if the owner of a business takes goods from inventory, गौर से सुनना, for his own personal use, अच्छा देखें, क्विकली जंप टू सॉल्यूशन नहीं कर, कोई बात नहीं है, उसकी बात गौर से सुन लेना, उसे उसकी बात मुकम्मल करने देना, उसे बोलने देना वो क्या करना है। अब देखें, कहते हैं द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट शुड बी अप्लाइड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इज द, हाँ जी, अब बताओ कौन सा हमारे पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है? अब कहा है उसने कोई ड्राइंग्स का? नहीं, अभी पढ़ा था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये है। ओके, ये चीज बतानी थी हमने। तो देखो बात उसने क्या, आपने खुद अपनी स्टडी टेक्स्ट में पढ़ा, क्या उसने ये बात आपको नहीं बताई थी? पूछने का अंदाज देखो, और वहां एग्जाम्स में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, क्या पता नहीं यार हमसे क्या पूछ लिया था, हमने तो कभी ऐसी बात पढ़ी ही नहीं थी। नहीं, तुमने बुक नहीं पढ़ी थी वो, अदरवाइज सब कुछ था, और उसने वहीं से चीजें। अब नेक्स्ट देखो, कहते हैं विच कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड व्हेन अ बिजनेस रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स इवन दो इट डज नॉट लीगली ओन इट। हाँ जी, हाँ जी,
नहीं नहीं नहीं, प्रूडेंस नहीं बेटा, प्रूडेंस ऐसा कुछ नहीं था। अल्फा सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कहते कौन सा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई बिजनेस एंटिटी उस एसेट को अपना नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड कर दे जबकि वो एसेट उसका है ही नहीं, तो उसे कहा जाता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। और ये कब आता है? ये आता है बेटा लीज की सिचुएशन में। ये आता है हमारे पास लीज, कि हम लोग ना बैंक से अपनी कोई गाड़ी लीज करवा देते हैं। अब बेटा ये लीज का मुकम्मल स्टैंडर्ड आप लोग FAR 2 में जाकर पढ़ेंगे। दो किस्म की लीज होती हैं, ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज। क्या डिफरेंस होती है आप लोग वहां पे जाके देखेंगे, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि आप लोगों का जब भी एसेट कोई परचेज करके देता है ना बैंक, आपको आपसे कहता है आप यूज करें, अपने पास रखें, आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स मुझे पे करते रहें, 5 साल बाद ये एसेट आपका हो जाएगा। इट मींस दैट भाई अभी ये एसेट मैंने अपने पास रिकॉर्ड किया हुआ है कि मेरे नाम पर है, बस जाहिर वो आपका एसेट होता बैंक के नाम पर है, आपके नाम पर लीगली नहीं है वो एसेट, लेकिन आप उसको यूज कर रहे हैं, एसेट वो आपका है। गॉट इट? तो ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या कहते रहते हैं? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ओके, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकम। चले वो स्टूडेंट का एक मैसेज आया था कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या है, तो बेटा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तो अकाउंटिंग पढ़ाते हुए हमने इतने इसमें अल्फाबेट्स नहीं है जितनी मरतबा हमने इसको रिपीट किया है। क्या है? एसेट को ओवरस्टेटिंग करना और लायबिलिटीज को अंडरस्टेटिंग, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। तो अच्छा हुआ कि रिपीट हो गया, पूछा जा सकता है। अच्छा, एक्रूअल्स चैप्टर नंबर 4 भरा पड़ा है। एक्रूअल्स क्या है? वैसे क्या है एक्रूअल्स? क्या है? हाँ जी, ऐसे एक्सपेंसेस जो हम कर चुके हैं लेकिन पे नहीं किए, वो एक्रूअल्स, राइट। गोइंग कंसर्न क्या है? अब हालांकि यहाँ पे नहीं आए, चलो वो आगे एक किस्म के अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स आ गए तो आपको पता होना चाहिए। बेटा गोइंग कंसर्न्स मींस दैट आपका बिजनेस चलता रहेगा, खत्म नहीं होने वाला, 1 साल से ज्यादा अर्सा तक चलता रहेगा आपका बिजनेस। मतलब कुछ कभी ऐसा होता है बिजनेस में इंडिकेशन आ जाती हैं कुछ ऐसी लॉसेस वगैरह की सिचुएशन में कि हमें पता चल जाता है कि भाई बिजनेस अगले साल ठप होने लगा है, तो क्या किसी किस्म के कोई नॉन करंट एसेट बचेंगे? बिजनेस ही नहीं बचने वाला तो नॉन करंट एसेट कहां से बचेंगे? क्या कोई नॉन करंट लायबिलिटीज होंगी? भाई बिजनेस ही खत्म करने वाले हो तो सारे नॉन करंट एसेट बन जाते हैं और सारी नॉन करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटी। ये काम आपने इन टोटल अकाउंटिंग में नहीं करना है, इन फ्यूचर जाके आप लोग करेंगे। गोइंग कंसर्न FAR 2 में जाके ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इसको। ओके, तो गोइंग कंसर्न से ये मुराद है कि भाई आपका बिजनेस चल रहा है, जैसे हम कहते हैं ना पाकिस्तान जिंदाबाद, तो बिजनेस जिंदाबाद। ओके, हालांकि पाकिस्तान के लिए अब नहीं बोला जा सकता। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अच्छा, इस किस्म के ना बहुत से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ऐसे बहुत से। तो पहली बात गौर करो कि यार उसने करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, उसने ट्रू पूछा है या इज नॉट ट्रू पूछा है। अच्छा पता है यहाँ पे तो चलो इनकरेक्ट मुझे नजर आ गया, वो क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इज नॉट ट्रू, और मुझे ट्रू दोनों में सेम नजर आ रहा है, मुझे नॉट नहीं नजर आया। और ऐसा हो रहा होता है जब आप एग्जाम में बैठे होती हैं, बाद में पता चलता है ओ यार उसने तो नॉट ट्रू पूछा था, मैंने इस ट्रू को टिक कर दिया। तो ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। अब देखें, कहता है डेबिट एंट्री विल इंक्रीज नॉन करंट एसेट्स। हाँ ठीक बात है, अब डेबिट एंट्री नॉन करंट एसेट्स को इंक्रीज करती है, तो ये सही बात है। अब देखिए, अब यहाँ पे पता चल गया कि यार 3 बातें इसकी ठीक है, एक बात है जो गलत है जो मैंने आइडेंटिफाई। अब वो कौन सी? कहते हैं क्रेडिट एंट्री विल डिक्रीज रिसीवेबल्स। यार
इज राइट, रिसीवेबल्स एसिड्स हैं, एसिड्स में डिक्रीज क्रेडिट होता है, बिल्कुल सही बात है, क्लियर। कहता है डेबिट एंट्री विल इंक्रीज प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स इनकम है, इनकम में इंक्रीज हमेशा क्रेडिट होता है, उसने क्या कहा डेबिट, ये बात गलत है, लेकिन जरा कंफर्मेशन, डेबिट एंट्री विल डिक्रीज पेएबल, यस, लायबिलिटीज में डिक्रीज डेबिट होता है, तो ये बात हमारी ठीक हो गई है, ओके ओके जी। अ क्रेडिट बैलेंस ऑन अ लेजर अकाउंट इंडिकेट्स, हाँ जी, क्या लेजर अकाउंट के अंदर कहता है कि अगर कोई क्रेडिट बैलेंस आ जाए तो किस चीज को शो करेगा, देखो मैं कहता है एन एसिड और बेटा एसिड डेबिट नेचर है, डेबिट एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे जाएंगे, इसी तरह से लायबिलिटी क्रेडिट साइड और एक्सपेंसेस ये भी ठीक नहीं होने वाला, एन अमाउंट ओइंग टू द, अच्छा अब भाई मुझे नहीं पता चला ओइंग के क्या मायने है, अच्छा भाई एग्जाम सेंटर में बैठे हुए सिचुएशन, दो को गलत कर चुके हैं, दो को गलत कर चुके हैं, तीसरा देखो क्या कह रहा है, लायबिलिटी और लायबिलिटी क्रेडिट नेचर होती है, रेवेन्यू सेल्स क्रेडिट नेचर होती हैं, जब दोनों ही क्रेडिट हैं तो टिक करो, तो ओइंग टू द ऑर्गेनाइजेशन क्या था, बिजनेस के रिसीवेबल्स थे, एसेट्स थे, तो आप लोगों को इस तरह से कंफ्यूज करेगा, तो आपने उस ऑप्शन को लेके नहीं बैठ जाना, उसके अलावा बाकी ऑप्शन को देखने, तो आपको आंसर का पता चलता है, क्लियर। कहता है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग नॉर्मली रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस ऑन द लेजर अकाउंट, अब कहता है डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, अच्छा यहाँ पे मैंने देखा एसिड रेवेन्यू, इसको देखते ही भाई मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसने इसी को गलत कर दिया, फिर जैसे देखा रेवेन्यू गलत कर दिया, एसेट्स एक्सपेंसेस लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू, यस, लेकिन यहाँ पे जैसे इसको देखा गलत कर दिया, ये ठीक है, ओके तो भाई 40 के 40 एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ सॉल्व करने का पता हो कि सॉल्व करना कैसे है, ऑप्शन तक जाना कैसे है करेक्ट आंसर तक, भाई ऐसा नहीं है, आप लोग जब पढ़ रहे होते हो ना तो भाई आप लोग ऐसे पढ़ते हो जैसे पढ़ा अनपढ़ा बराबर ही है, फिर आप दोबारा से पढ़ते, क्यों, पहली मरतबा अच्छे से पढ़ लेते, तो आपसे ऐसे ही पढ़ना है अच्छे तरीके से कि सॉल्यूशन का पता चले। कहते हैं मेन एम ऑफ अकाउंटिंग इज, अब बताएं, मेंटेन लेजर अकाउंट्स फॉर एवरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यार देखो एम है लेकिन मेन नहीं है, फिर कहते हैं प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स ऑफ सच, ये बात मुझे दिल पे लगी, टिक नहीं करना जब तक कि बाकी बातें दिल से उतर ना जाए, ओके फिर जाके टिक कर, तुम्हारे 2 नंबर बहुत कीमती हैं भाई, तुम 2 नंबर नहीं हो, इस एमसीक्यूज के 2 नंबर बहुत कीमती, तुम तो 4 नंबर हो। अच्छा जी, कहते हैं प्रोड्यूस अ ट्रायल बैलेंस, नहीं, अकाउंटिंग में सिर्फ ट्रायल बैलेंस नहीं, आगे की स्टोरी शुरू होती है, इंटरप्रिटेशन होती है, फिर रिकॉर्ड एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली, ये तो बुक कीपिंग है, तो ऑप्शन खुद चीख कर बताएगा भाई मुझे टिक कर, ओके तो आपने उसकी उस चीख को उस टाइम पे सुनना है कि कौन सा ऑप्शन चीख रहा है कि भाई मैं टिक, ओके अच्छा जी, अ क्रेडिट एंट्री कुड लीड टू, क्रेडिट एंट्री क्या, देखो भाई ये अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुम रट्टा नहीं लगा सकते हैं, अकाउंटिंग और रट्टा, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं ना, सारे क्वेश्चन थे यार, मैं आपको क्या क्या रट्टा लगवाता फिरूं, अब यहां पर देखो क्रेडिट एंट्री कुड लीड टू, अब भाई मुझे क्या पता नीचे क्या मुझसे पूछने वाला है, मैंने ऑप्शन से पूछना कि यार तुम बात क्या करना चाह रहे थे, बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आपको इससे पहले कभी नहीं नजर आई होंगी, जो आप फर्स्ट टाइम पे देख रहे होंगे, तो मैं गया कहता है एन इंक्रीज इन एसेट, मैंने कहा शार्ट अप, अब देखो टाइम नहीं वेस्ट करना भाई, क्या आपने आगे सारा पढ़ा भी, हाँ ये बात गलत है, नहीं वो पहले ही गलत करता हूं, फिर कहता है इंक्रीज इन एक्सपेंसेस,
इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन इक्विटी, सही बात है। और यहाँ पे डिक्रीज, सेल्स में इंक्रीज क्रेडिट लेकिन डिक्रीज तो बेसिकली सेल्स रिटर्न, ओके। और व्हाट हैपेंड, क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक रहा था ना, सुनाई तो नहीं दिया, ऐसे ही आपने सुनना है उसको। अच्छा 8 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय, देखो पढ़ के आए थे तुम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो क्या होते हैं, कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन नॉन करंट एसेट इंक्लूडिंग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। और बिल्कुल, अच्छा यहां तक उसकी बात आमिर भाई इतनी प्यारी थी ना, मेरा दिल कर रहा था टिक कर, नहीं करना जब तक के पूरी बात ना सुन, तो उसने एंड पे ट्विस्ट कर लेना है भाई, यू टर्न ले लेना है उसने, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ओके। अच्छा नेक्स्ट, कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपेंसिव एसेट, भाई कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ने कहीं पे ये नहीं लिखा कि भाई एक्सपेंसिव है तो नॉन करंट एसेट और एक्सपेंसिव नहीं है तो मतलब एक्सपेंस आउट कर दो, रेवेन्यू नेचर, ऐसा कहीं नहीं लिखा। भाई बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारे नॉन करंट एसेट्स हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर की निस्बत हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं। क्या मुझे एग्जांपल दे सकते हैं? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, हो सकता है मेरा प्लांट एंड मशीनरी इतना महंगा ना हो जितना उसके ऊपर प्रोडक्शन करके मैंने उसकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक्सपेंस किया है, क्योंकि जब तक वो ना करूं प्लांट एंड मशीनरी बेकार है, लेकिन कैपिटलाइज नहीं करूंगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गॉट इट। तो साइज ऑफ अमाउंट ट्रांजैक्शन के ऊपर कभी भी डिसाइड नहीं किया जाता कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू, क्लियर। नेक्स्ट देखें, एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, नहीं ये तो वैसे भी इक्विटी का पार्ट बनता रहता है शेयर कैपिटल वगैरह, लेकिन उसके एक्सपेंसेस वगैरह कभी भी कैपिटलाइज नहीं होते रहते। फिर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एक्विजिशन इंप्रूवमेंट्स ऑफ नॉन करंट एसेट, अब देखो क्या ये बात सच सच बताओ तुमने नहीं पढ़ी थी अपनी बुक में, वहीं से उठाई है, ये उस टाइम पे पता होगी जब तुमने बुक पढ़ी होगी। बेटा ये वो टाइम है कि आप पढ़ो, तो आपको कभी कुछ भी नहीं भूलना है, क्योंकि कुछ दिन बाद आके आपने एग्जाम दे देना है और बिल्कुल अभी फ्रेश पढ़ा हुआ होगा, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये रिवीजन सेशन आप लोगों को बहुत बेनिफिट दे के जाएगा इंशाअल्लाह। विच अकाउंटिंग बॉडी इश्यूज IFRS, मैंने कहा था ना कि यार कोई एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है तो इसलिए रीड कर लेना। कहता है IFRS कौन इशू करता है, सपोज मैंने नहीं पढ़ा, मैंने ये चीज अकाउंटिंग में नहीं पढ़ी, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे अशरफुल मखलूकात बनाया है और मेरी खोपड़ी में दिमाग मौजूद है, आप भी उसी को यूज कर लेंगे। अब देखो IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, स्टॉक एक्सचेंज का काम है इसको करना, बच्चा है ये स्टॉक एक्सचेंज उसके सामने, ओके। फिर ऑडिटिंग प्रैक्टिस चार्ज, नाम से आ गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑडिट से क्या ताल्लुक है, कहता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, कहते हैं सिक्योरिटी SCCP की ये वैल्यू नहीं है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जाकर बनाए, तो कौन बनाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब ये वो क्वेश्चन था जो मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो उसके क्या कहूं यार, कसम से मुझे नहीं आता, मैंने नहीं पढ़ा, उससे ना बताना कि तुमने नहीं पढ़ा और तुम्हें नहीं आता। हालांकि आमिर भाई से पता है जो तुम पढ़ के ठीक नहीं कर सकते तो गैर पढ़े कैसे करोगे, हाँ सही बात है। वो कहेगा बेटा अगली अटेम्प्ट में किसी और टीचर से पढ़ के आ जाए, अच्छा आप बताओ। अच्छा कैसे, मुझे समझाओ जरा। हम्म हम्म रेवेन्यू,
चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे है या नहीं। वेजेस पेड हमेशा रेवेन्यू का एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस है बेटा। हाँ हाँ, बहुत प्यारी बात। अब यहाँ पे देखो, तो बेटा इसके लिए अलग से कहा गया था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट। तो जब अब स्टैंडर्ड ने बड़ा वाजे इस चीज को लिखा हुआ था। स्टैंडर्ड ने कहा था कि एसेट्स की कॉस्ट को कब डिटरमिन करें, डेप्रिसिएशन चैप्टर नंबर 6। तो उस टाइम पे हमें स्टैंडर्ड ने कहा कि भाई जब तक एसेट तुम्हारी लोकेशन एंड कंडीशन इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट तक ना पहुंच जाए तब तक कैपिटलाइज करते रहे। तो अब जो वेजेस हम लोग अपनी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए पे कर रहे हैं ना, वो मेरी बिल्डिंग का पार्ट बनेगा। वेजेस जितनी भी हैं कैपिटलाइज। इजी इजी होगा, सुकून से। हाँ हाँ हाँ, ये बात सही है। नॉन करंट एसिड परचेज किया और उसकी कंडीशन में यही था लोकेशन, तो लोकेशन से यही मुराद है ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग चार्जेस। अगर उसके ऊपर लगते हैं तो भाई ये कैपिटल नेचर है। गुड्स लेके आ रहे हैं तो परचेजेस का पार्ट, कॉस्ट ऑफ सेल। ओके, तो परचेजेस के पास जाएंगे, इन्वेंट्री का हिस्सा बनता है। क्लियर? और कोई बात जी? तो रॉ मटेरियल का पार्ट बनते हैं, तो हमारी परचेजेस वही रॉ मटेरियल होती हैं। अगर हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं तो हम फाइनल प्रोडक्ट तो परचेज कर ही नहीं रहे, हम परचेज ही रॉ मटेरियल कर रहे हैं। तो रॉ मटेरियल के ऊपर जितनी मैं वेजेस पे करूंगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह पे करूंगा, हैंडलिंग चार्जेस पे करूंगा, वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट में लेकर जाऊं। जी, डिविडेंड और इंटरेस्ट में क्या फर्क है? बैंक वालों ने मुझे लोन दिया हुआ था, मैं उनको अपने प्रॉफिट में से कोई हिस्सा नहीं दूंगा। बैंक वालों के इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं या नहीं कर रहा। उन्होंने 4 लाख रुपए मुझे बिजनेस के लिए दिए थे और उन्होंने कहा था भाई 10% हम चार्ज करेंगे। 4 लाख का 40% 10% 40,000 रुपीज मैं उन्हें एक्सपेंस आउट करूंगा और उन्हें इंटरेस्ट पे करूंगा। ये बात क्लियर हो गई है? 40,000 रुपए जब मैंने अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, मैं कुछ भी नहीं लेके जाऊंगा। और अगर 40,000 रुपए मैंने एक्सपेंस आउट कर दिया और उसके बाद इवन के मेरा 6 लाख रुपए था और फिर मेरे पास 10,000 रुपए बचा, वो प्रॉफिट का पार्ट बनता है। अब ये जरूरी नहीं कि जितना प्रॉफिट हुआ है सारे का सारा शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर, ये जरूरी नहीं है। आप उसमें से जितना शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स डिविडेंड कहलाता है। कंपनी की सिचुएशन में ड्राइंग्स नहीं होती, ये ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ सोल ट्रेडर के ऊपर है। कंपनी की सिचुएशन में ड्राइंग्स नहीं होती, डिविडेंड होते रहती हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करते हैं कहां पर? मैं पढ़ा रहा हूं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, कहीं पे बोरिंग कॉस्ट पढ़ा है? नहीं करते। ओके, तो उसके लिए जब FR 1 में जाओगे तब कैपिटलाइज करेंगे। अभी इंटरेस्ट एक्सपेंस है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में जितना भी इंटरेस्ट है एक्सपेंस है, कुछ भी कैपिटलाइज नहीं। ओके, उसके लिए पहले इंट्रो टू अकाउंटिंग का पास होना जरूरी है। मैं एक कॉन्सेप्ट एक लेवल पे हूं तब वो बोरिंग कॉस्ट समझ में आता है। तो अभी नहीं कहना है, ऐसी कोई बात नहीं कहनी जी। और कोई क्वेश्चन? जी हाँ, अभी भी लिखा हुआ है। हाँ हाँ, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। हाँ अच्छा, कहता है कि आपने एसिड को रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के अंदर ये लिखा हुआ है कि हमने एसिड को ना रिकॉग्नाइज कब करना है, ऐसा ही है?
एसिड की डेफिनेशन में बेटा एसिड को रिकॉग्नाइज कब करना है, तो कहा गया है कि जब आपको इसके ऊपर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएं तब आपने अपना एसिड बनाना है। मतलब बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चल रही है और साल का एंड हो गया है, मैंने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है, बिल्डिंग की दीवारें कंप्लीट हो चुकी हैं, छत नहीं डली, अभी लेंटर नहीं डाला, क्या मैं बिल्डिंग यूज कर सकता हूँ? क्या मैं उसे रेंट पर दे दूं, मुझे रेंट मिलता रहेगा? क्या मुझे उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे? तो नॉन करंट एसेट कहता है गेट आउट, यू आर नॉट नॉन करंट एसेट। क्यों? क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलना शुरू ही नहीं हुए उस पर, तो हम उसे अपना एसेट उस टाइम तक नहीं बनाते जब तक के उस पर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलना शुरू ना हो जाए। क्लियर? क्लियर? तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करें? नॉन करंट एसेट्स में जाते हैं, लेकिन पीपी का पार्ट नहीं बनते, ये अपना नया नाम लेके आते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस। ओके, मतलब ये ऐसा नॉन करंट एसेट्स है, कैपिटल से मुराद ये ऐसा नॉन करंट एसेट है जो इन प्रोसेस है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो नॉन करंट एसेट बन जाएगा। ये बात क्लियर? अच्छा, उसके बाद वाली जो लाइन लिखी हुई है ना बेटा, उसका मतलब है कि ये जो बेनिफिट्स है ना, जरूरी नहीं कि इक्वल अमाउंट्स के हों, ये कम या ज्यादा अमाउंट्स के भी हो सकते। डन? हाँ जी, और कोई बात? नथिंग? नथिंग? क्वेश्चन रिपीट करो। हाँ, इकोनॉमिक सोर्स। हाँ, मेरे बिल्कुल 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 सही बात है, सही यार, ये भी मेरा इकोनॉमिक रिसोर्स ही है। मतलब जितने भी एसिड होते हैं ना, ये सम्राट मोबाइल मेरा, जितने भी एसिड्स होते हैं ना, ये हमारे इकोनॉमिक रिसोर्स है। ओके, पता नहीं मैंने मोबाइल कितने का लिया था, शायद आज मार्केट में ये 15,000 रुपए का हो, मैंने तुम्हारे 15,000 रुपए देने, कैश नहीं है, उसे मोबाइल ले, मेरी लाइबिलिटी सेटअप हो जाएगी। तो लाइबिलिटी सेटअप हो गई इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बिना। तो बेटा पैसे भी इकोनॉमिक रिसोर्स ही है, कि मैं तुम्हें 15,000 रुपए दे दूं, तुम वो भी एक्सेप्ट करोगे, मेरे इकोनॉमिक रिसोर्स में कमी आएगी मेरी लाइबिलिटीज को कम करने के। ओके, तो लाइबिलिटीज को कम करने के लिए बेसिकली आपको अपना इकोनॉमिक रिसोर्स डिक्रीज करना पड़ेगा, आपको कैश पे करना पड़ेगा, तो कम नहीं हो जाएगा, लाइबिलिटी भी खत्म हो गई है। क्लियर? और कोई बात? शाबाश। है कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज वाला चैप्टर है ना, ये इंपॉर्टेंट है। हम लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस आपके लिए खास इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते, वो जस्ट प्रैक्टिस थी, उनमें ऐसा सच कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ के ना आपने कुछ ना कुछ उसमें से ड्राइव जरूर करना है। लेकिन जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज है ना, उसमें बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के टोटल कहाँ पे जाते हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज की इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, कितनी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज हैं, कोई एंट्री आ जाए तो कौन सी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में जाएगी, ये एंट्रीज आपको बता देंगे, कहेंगे इनका टोटल कैश बुक में कि रिसिप्ट साइड पे कितना जा रहा है, उसकी पेमेंट साइड पे कितना जा रहा है, ये पूछी जा सकती है। और ऐसे हजारों क्वेश्चन, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से जरा रीड करना। ओके, और उसके बाद आप लोगों ने ना ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने, इनके नीचे सॉल्यूशन बाद में चेक करना जब आप पहले इसको टिक कर चुके हैं। उसके बाद आपने सिर्फ इतना देखना है, आउट ऑफ 8 आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं, और अगर आपके 5 क्वेश्चन ठीक हैं तो मतलब आप सही जाते हो। ओके, लेकिन एक मतलब आपने बुक में से पढ़ लेना अपना वो चैप्टर, और इन 3 चैप्टर से रेलेवेंट कोई इशू हो सबसे पहले कल वो डिस्कस करना। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।